गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोग 6 ही क्वेश्चन देख पाए थे। आगे हम लोग यहाँ पे 7 नंबर से शुरुआत करेंगे। और आप लोग प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो आपके लगे कि हमारे यूज़ लायक है, ऐसा नहीं कि टीजीटी पीजीटी में ही केवल हिस्ट्री पूछता है। अभी एसआई का फॉर्म आप फिलअप करेंगे, उसमें भी हिस्ट्री आएगा, क्योंकि जीएस में तो हिस्ट्री पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, बिहार पीसीएस वाला भी है अभी, तो ये आपके प्रोसीजर में रहेगा। और टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही। हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन से इसको देखते हैं कि 7 क्वेश्चन है, तुर्की जनजाति में कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, तो इसमें डी सबशाने। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सेलुलोज, गुंज और करलुंग आदि तुर्की जनजाति हैं, जबकि संसाबनी अफगानिस्तान का एक राजवंश है तथा संसाबनी एक प्रकार के सिक्के का भी नाम है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान में देंगे। यह एक प्रकार के सिक्के का नाम है। और यहाँ पे सेल्जूक, गुंज, करलुग ये तुर्की जनजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित शासकों के शासन काल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कालक्रम देना है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं, अगर आपको समय नहीं पता है, किसी चीज़ में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप एलिमिनेट करके भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखिए मोहम्मद बिन कासिम, ये तो पता ही था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण हुआ था अरबों द्वारा, तो इसका तो काल पता ही पता है। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आए थे। अब तैमूर और चंगेज़ खां में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं कि तैमूर और चंगेज़ खां में पहले कौन आया। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाएंगे, एलिमिनेशन करेंगे, तो आप ज़रूर अपने क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद मोहम्मद गजनवी होगा ही होगा। ऑप्शन से हम लोग देख लेते हैं कि पहले नंबर पे मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद से मोहम्मद गजनवी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। पहला कहाँ है, तो ये ए और बी, देखिए यहाँ पर ए और बी में पहला है। ठीक है, ये सी और डी होगा ही नहीं होगा, इसको तो हटा दीजिए। अब देखिए पहले के बाद 2 जरूर होगा, मोहम्मद गजनवी। ये तो हम लोग को ये दोनों तो पता ही होगा। अगर हम इन दोनों को हम नहीं जानते हैं, मान लीजिए इसको हम भूल जाए, अभी इसको हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग पहले और दूसरे को तो जान ही रहे हैं कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व पे सिंध पर आक्रमण हुआ था, उसके बाद मोहम्मद गजनवी आया था। ठीक है, तो 1 के बाद 2 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 1 के बाद 4 दे दिया है, तो मेरा ये आंसर गलत हो गया, ये सही हो गया। तो अब बाकी हमको 3 और 4 नहीं भी पता रहेगा तो भी हम क्वेश्चन को कर जाएंगे। इतना अगर हम अपने क्वेश्चन पे 2 मिनट समय दे दें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को फ्रेंड्स बाद में करने के लिए रखा जाता है कि अगर हमको नहीं आएगा तो हम जब पेपर में आपको न आए तो उसको ऐसे गोला कर दीजिए, और ऐसे क्वेश्चनों को बाद में ज़रूर समय दीजिए, शायद 1 नंबर आपका बन जाए। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। ठीक है, दाहिर किसका बेटा था, कमेंट में बताइएगा, पिछले वीडियो में बताई थी। इसने सिंध 712 ईस्वी तथा मुल्तान 713 ईस्वी को जीता। सिंध को 712 ईस्वी में जीता और मुल्तान को 713 ईस्वी में जीता। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ। 27 वर्ष की अवस्था में अपने पिता सुबुक्तगीन से राज्य का स्वामी बना। हेनरी इलियट के अनुसार 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद, देखिए तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग पहले होगा, उसके बाद कौन आएगा, चंगेज़ खां आएंगे।
तो तैमूरलंग का आक्रमण तुगलक वंश के शासनकाल में हुआ 1394 से 1412 के काल में। 1398 में मूलतः उसका आक्रमण माना जाता है। ये चीज़ तैमूरलंग भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 में। चंगेज़ खां, ठीक है, 1162 से 1227 ईस्वी, एक मंगोल शासक था। इसने देखिए मैं यहाँ पर उल्टा हो गया था। पहले चंगेज़ खां का आक्रमण, उसके बाद तैमूरलंग का आक्रमण। यहाँ पे देखिए जो ये चंगेज़ खां था, आप जब पढ़ेंगे हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय आप देखेंगे इल्तुतमिश के समय, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप जान लीजिए, इल्तुतमिश के समय 1210 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता भी बोला जाता था, ठीक है। लाखों का दान देता था। उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आइए इधर आप देखते हैं। 1162 से 1227 ईस्वी, यह एक मंगोल खान शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई, ठीक है। देख लीजिए, तो चंगेज़ खां पहले हो गए, ये बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में वो 1 2, ये फिर ये, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, चंगेज़ खां, फिर उसके बाद तैमूर। ओके, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुरुज़ ल जहाब का लेखक कौन है? इसके देख लेते हैं। अल मसूदी, इसकी व्याख्या में बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, बस वही लेखक का नाम लिख दिया है। मुरुज़ ल जहाब के लेखक अल मसूदी थे। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि का यह कहलाता था, क्या कहलाता था? खराज, ठीक है। कभी कभी पेपर में पूछ भी देता है खराज का संबंध किससे है, ठीक है। जजिया का संबंध किससे है, व्याख्या पूछ देता है, तो खराज, ये, ठीक है, खराज। ओके, आगे व्याख्या देख लेते हैं। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर खराज कहलाता था। ये भूमि कर था एक प्रकार का, यह जानेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अरबों को मुल्तान से अत्यधिक स्वर्ण प्राप्त होने के कारण उसे मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा गया। मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है। भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों तथा अरबों को परास्त करने का श्रेय जाता है। नागभट्ट प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है? तो चचनामा, पहले ही दिन हम लोग इसको पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, अदरवाइज इस पे कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है। हाँ, एक बुक यहाँ पे जो है ताजुल मासिर, ये हसन निज़ामी की है। बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल भी पूछता है पेपर में, ठीक है, पूछ लेता है हसन निज़ामी की पुस्तक का नाम क्या है, या ताजुल मासिर किसकी पुस्तक है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चाचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करता है? तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, सिंध का। आगे देखते हैं। फतहनामा ग्रंथ का संबंध अरबों की सिंध पर विजय से था। अरबों की सिंध पर विजय से था, ठीक है। चचनामा कहाँ के इतिहास की? वही सिंध। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना होगा या पता होगा, बहुत अच्छी बात है, पता है तो। आगे देखिए, भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करता था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। इसकी व्याख्या फ्रेंड्स बात बार बार वही लिखा है, बहुत ज़्यादा इसमें जानना नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा बताने लगूंगी, इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, आप भी बोर होने लगेंगे।
हम लोग आज कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर। महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महमूद गजनवी का प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण 101 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश पर हुआ। यहाँ की राजधानी बेहंद या उदभांडपुर, ये दोनों आपको जानना है। राजधानी बेहंद या उदभांडपुर। हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल था तथा इसकी राज्य पंजाब से सिंध तक फैला था। पेशावर के पास जयपाल और महमूद का युद्ध, इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ। जयपाल ने नवनिर्मित चिता में जलकर आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। इसकी व्याख्या भी दिया है जयपाल के बारे में। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? वही जयपाल। कहाँ जलकर? चिता में, नवनिर्मित चिता में जलकर अपने आप को जला दिया था। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या भी मैं करा ही देती हूँ। जयपाल के बाद उसका बेटा आनंदपाल हुआ। ठीक है, महमूद गजनवी ने जयपाल के नाती सुखपाल का धर्म परिवर्तन कराया तथा उसका नाम नौसा शाह रखा। नौसा शाह रखा था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या केवल हो ही गया था पंजाब का हिंदू शासक जयपाल। आगे देखिए, फिर वही चीज है, स्वयं द्वारा प्रज्वलित आत्मदाह जयपाल। जयपाल किस वंश से संबंधित था? शाही। ठीक है, शाही। आगे देखिए, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? वेरी इजी क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, 17। इसकी व्याख्या देख लिया जाए। वैसे व्याख्या बस अंतिम देखिए, यहाँ पे मैं संक्षिप्त में आपको बता दे रही हूँ। हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से 1027 के मध्य, यहाँ पे ऊपर भी हम लोग देखे थे, आक्रमण किया था और टोटल 17 बार था। और लास्ट में जैसे देख लिए कि 1027, तो पहला आक्रमण कब किया होगा? 1000 ईस्वी में। देखिए यहाँ भी दिया था, ये महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी, तो 1000 ईस्वी में प्रथम और 1027 में अंतिम। अब इसमें अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि किसके प्रति किया था? जाटों एवं खोखरों को दंड देने के लिए। जाटों एवं खोखरों को दंड देने के लिए इसका अंतिम आक्रमण था, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, आगे आइए। महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया? जयपाल। ठीक है, जयपाल को हराया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या देख लेते हैं इसका फ्रेंड्स, क्योंकि व्याख्या में इसमें 2-3 उपाधियां हैं, तो आप इसको देखना पड़ेगा। महमूद गजनवी ने भारत पर दूसरी आक्रमण 1001 ईस्वी में के समय किया। उस समय हिंदू शाही राजा जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया। तो किस वंश का था जयपाल? शाही। कैसी इसकी मृत्यु हुई? आत्मदाह। कहाँ किया था? नवनिर्मित चिता में। बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिवीजन हो गए। ठीक है, महमूद ने 25 हाथी तथा 2.5 लाख दिनार देकर जयपाल को मुक्त कर दिया। महमूद के आक्रमण के उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि पहले वीडियो में भी बताया गया था, क्या था? लूटपाट, धन, केवल और केवल धन। ऊपर लिखा था कि अगर उसे जहाँ पे वो था, अगर वहीं की मस्जिद में उसे उतना धन मिलता तो वह सोमनाथ पर आक्रमण करता ही नहीं। ठीक है, उसको तो केवल धन था, धन की ज़रूरत था, धन लेना था, धन लेकर वो गया।
और अपने इस्लाम धर्म का भी प्रचार करते करते गया साथ में। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने हिरात, बल्ख, बद्स और खुरासन के प्रदेशों पर महमूद गजनवी के अधिकार को स्वीकार कर उसे यमीन उद दौला, इतिहास का दाहिना हाथ, मतलब इसका अर्थ होगा यामीन उद दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ या अमीन उन बिल्लाह, धर्म का रक्षक, की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, और ये यामीन वंश से भी था। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। सर्वप्रथम यहाँ पर बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में कराई गई। ठीक है, चीनी ह्वेनसांग के अनुसार इसका संस्थापक शक्रादित्य या कुमारगुप्त हर्ष काल में नालंदा को पूर्ण राजकीय संरक्षण मिला, जिसके परिणामस्वरूप यह जगत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। हर्ष ने लगभग 100 ग्रामों की आय इसके निर्वाह के लिए दिया। 11वीं सदी से पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, जिससे नालंदा का महत्व घटने लगा धीरे धीरे। फिर उसका अंत हो गया। किसके द्वारा बताइए कमेंट करके। कौन गया था नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने? कमेंट में बताइएगा इसको आप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ दिया है, कौन कौन ने शिक्षा ग्रहण किया, क्या था। ठीक है, अब ह्वेनसांग के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया और कुलपति भी थे। उनके समय शीलभद्र कुलपति थे जिस समय वो ह्वेनसांग शिक्षा ग्रहण करने आए थे। आ गया 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया है? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने। और ये मोहम्मद गौरी के जो है सहायक सेनापति जो उनके कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त थे, उन्होंने इसका ध्वस्त करा दिया था। बख्तियार खिलजी पूछता है कि किसका सहायक सेनापति था, तो आपका आंसर वही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो सुल्तान महमूद। आइए यहाँ व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में पूछता भी है। ठीक है, देखिए, महमूद गजनवी एक सुसभ्य, शिक्षित और सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था। ठीक है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था। उसने किताब उल यामिनी या तारीख़ यामिनी नामक ग्रंथों की रचना किया। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिषी और संस्कृत का उच्च कोटि के विद्वान अलबर्नी, तारीख़ सुबक्तगीन के लेखक बैहाकी। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए, तैराके सुबक्तगीन के लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार नेलपुन ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दिया था। किसको? बैहाकी को। फारस के कवि उजारी, खुसानी विद्वान तूसी एवं उनसुरी विद्वान असजदी और फारूकी एवं शाहनामा के रचयिता फिरदौसी प्रमुख थे। ठीक है, सुल्तान महमूद गजनवी। यहाँ पे देखिए गजनवी नहीं लिखा है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो तो है ही नहीं। हम लोग को ये पूरा पेपर में अपने माइंड को इतना अच्छे से सेटअप करना रहता है कि आप किसी भी ऑप्शन में उलझे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा गया? ठीक है, फारसी का होमर फिरदौस, अभी ऊपर हम लोग पढ़े भी हैं। फिरदौस को फारसी का होमर कहा गया। यह मध्यकाल का महत्वपूर्ण विद्वान था। यह महमूद गजनवी के दरबार में था। इसने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें शाहनामा प्रमुख है, जो आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। महमूद गजनवी ने फिरदौसी को उनकी पारिश्रमिक की राशि भी नहीं दी थी।
इससे उसे बड़ा आघात हुआ। फिरदौसी की शैली एवं अभिव्यक्ति बड़ी सुंदर है। महमूद गजनवी के दरबार में उतबी, अलबर्नी और बैहाकी महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। उतबी ने किताबुल यामीन और तारीख़ यामीन नामक ग्रंथ की रचना किया और बैहावी ने तारीख़ सुबुक्तगीन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी के किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया? तो सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया होगा फ्रेंड्स? आप थोड़ा सा अपने दिमाग को अगर ले जाएं तो हम लोग पेपर में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो वो आक्रमण किया मुल्तान, लेकिन मुल्तान के बाद कहाँ किया बताइए? तो हम लोग ऊपर अच्छा उसमें हम लोग नहीं देखे थे, थानेश्वर व्याख्या में दिया था ऊपर, शायद आप लोग वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा, ऊपर इसका व्याख्या दिया था। सॉरी मैं इसको नहीं पढ़ी, चलिए यहाँ पे पढ़ लेती हूँ। महमूद गजनवी ने, देखिए डी ऑप्शन होगा, मुल्तान किया, फिर थानेश्वर किया, फिर कश्मीर, उसके बाद मथुरा और यहाँ पे कन्नौज। आइए इसका देख लेते हैं व्याख्या। महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक अब्दुल फतह दाऊद के विरुद्ध अपना चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में किया। थानेश्वर पर 1012 से 13 ईस्वी में, कश्मीर 114 ईस्वी में, मथुरा और कन्नौज पे 118 में आक्रमण किया। अतः महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का क्रम ये है। ठीक है, महमूद का भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना। है तो आसान हो गया, कई बार हम लोग को मिल गया क्वेश्चन। ठीक है, ये उपाधि भी हम लोग जानते हैं, दोनों का अर्थ भी जानते हैं हम लोग, यामीनुद्दौला और यामीनुल मिल्लत। ऊपर व्याख्या में इसको मैं पढ़ी थी, आप देख लीजिएगा जाके पीछे से। निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर दिया? तो विद्याधर। ठीक है, विद्याधर ने इनको संधि के लिए विवश कर दिया। ठीक है, आइए आगे देखिए। महमूद गजनवी का चंदेल पर प्रथम आक्रमण 1019-20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद गजनवी के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। देखिए यहाँ पे कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्धस्थल उपरोक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया और महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेले, ठीक है, अकेले ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1094 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया? तो जयचंद को पराजित किया। देखिए यहाँ पे जयचंद को पराजित किया। व्याख्या देख लेते हैं। 1094 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी तट पर स्थित है। ठीक है, चंदावर वर्तमान में फिरोजाबाद जिले के किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी तट पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जयचंद किस वंश का था? तो गढ़वाल। ये पेपर में यहाँ भी दिया है, लेकिन इंडिविजुअल अगर पूछ दे कहाँ के गढ़वाल शासक कहाँ के थे, तो कन्नौज के थे। ठीक है, इसको आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मुइजुद्दीन गौरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया? तो वही इस क्वेश्चन है यहाँ पे, चंदावर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन। ठीक है, अलप्तगीन का पुत्र, यहाँ पे पुत्र भी दिया है, जो कि गुलाम दमाद भी बोलते हैं। सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। उसने हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया तथा उसे पराजित किया। यामनी वंश का संस्थापक था अलप्तगीन, और उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। सुबुक्तगीन को विजयों से उत्साहित होकर महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और ये तो सुबुक्तगीन के, और कौन ऐसे लेखक था जो बोला था? हेनरी इलियट। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी को पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? तो आनंदपाल। देखिए आनंदपाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का